Hello everyone, my name is Vanchi and today I'll teach you chapter 5 from your book. The name of the chapter is The 100 Dresses 1. ये चैप्टर पार्ट्स में है. जो आपका चैप्टर 5 है द 100 ड्रेसेस 1, ये हाफ पार्ट है. और जो 6 चैप्टर है द 100 ड्रेसेस 2, वो उसका अदर हाफ है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर रिटन बाय इलियोनर एस्थिस. अब इस चैप्टर में क्या बात हो रही है आपको इसके टाइटल से ही पता लग रहा होगा. द 100 ड्रेसेस मतलब इसमें बहुत सारी 100 ड्रेसेस की बात हो रही है. तो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज वैंडा पेट्रोन्स्की. अब वैंडा के बारे में इसमें क्या बात हो रही है वो हम पूरे चैप्टर में देखेंगे. तो वैंडा पोलैंड में रहती थी. वो एक पॉलिश गर्ल थी. जो पोलैंड में रहते हैं उनके लोगों को, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस हैं, तो जो वो पोलैंड में रहती है तो वो पॉलिश है. तो वो पहले पॉलिश में रहती थी. तो उसका ऑब्वियसली जो उसका कल्चर था, उसका नाम था. अब आप इंडियन हो, अब आप बाहर किसी कंट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पे उस जगह को अडाप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो ऐसे ही उसके इस बैंडा के साथ हो रहा था. वो पोलैंड से वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और अमेरिका के एक टाउन में वो पढ़ती थी. तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई. क्या हुई, उसके जो स्कूल था उसमें बच्चे उसको बहुत ज़्यादा बुली करते थे. मतलब बहुत ज़्यादा गंदा ट्रीट करते थे. वो क्यों करते थे अभी हम वो देखेंगे. मेन इसके करेक्टर्स हैं वैंडा, और जो उसके स्कूल में जो दो उसको बुली करते हैं, एक है पेगी और दूसरी है मैडी. और 100 ड्रेसेस, ये पूरा चैप्टर पेगी, मैडी, वैंडा और 100 ड्रेसेस में ही इवॉल्व हो रहा है. कभी इसमें बताया पहले, इसमें वो उसको ज़्यादा क्यों बुली करते थे. वो इसलिए बुली करते थे क्योंकि वैंडा रोज़ एक ही ड्रेस पहन के स्कूल जाती थी. जैसे सब अलग अलग पहनते थे. ऑब्वियसली आप कहीं जाओगे तो आप सेम ड्रेस तो नहीं पहनोगे. आप चलो उसको बहुत एक महीने बाद रिपीट करोगे, एक हफ्ते बाद रिपीट करोगे, बट वो रोज़ ही सेम कपड़ों में जाती थी. और सडनली जब सब उसको बुली करते थे तो सडनली उसने एक दिन बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज़ हैं मेरे क्लोजेट में, मेरे वार्डरोब में, मतलब मेरी अलमीरा में. तो सब शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो गए. तो बस कि पूरा चैप्टर इसी कहानी में रिवॉल्व होता रहेगा कि उसने पहले ऐसा क्यों करा, फिर क्या बोला, और फिर लास्ट में हमें पता लगेगा ऐसा क्यों हुआ. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस. वो कह रहे हैं अब आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको कैसे जज करोगे. उनके पैसे से, दौलत शोहरत से, या उनकी एक्टिविटीज़, मतलब वो कैसे हैं अंदर से. क्या जज करोगे एक इंसान को जब आप देखोगे तो. और इज़ देयर समथिंग और मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ है जो हमें देखना चाहिए जब हम किसी इंसान को देखते हैं. ऑब्वियसली हमें उसका नेचर देखना चाहिए. वो कैसे दूसरों से बात करता है, वो कैसे दूसरों को ट्रीट करता है, हमें वो सब देखना चाहिए. पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता, इंसान का दिल मैटर करता है. तो ऑब्वियसली हम किसी को मनी से जज नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो वो कह रहे हैं कि बस ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है कि कैसे एक गरीब छोटी लड़की को उसके स्कूल में उसकी क्लासमेट्स कैसे जज करते हैं. इस पे बेस्ड है ये स्टोरी. वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ अ young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. तो ये एक पॉलिश गर्ल है जो स्कूल जाती है अमेरिका के एक टाउन में, और उसके साथ जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सब अमेरिकन हैं. These other children see Vanda as different in many ways. और जो ये सब अमेरिकन बच्चे हैं ये वैंडा को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं.
कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, और वो कहते हैं तुम गेस कर सकते हो वो उसको कैसा ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली बुरा ही करेंगे। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी क्लास में भी कोई ऐसे बाहर से फॉरेनर आ जाए तो आप उसको अच्छे से बात नहीं करोगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सबसे इक्वली अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हर चीज़ अडाप्ट करने में, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको अपना कस्टम ये सब कल्चर सिखाना चाहिए कि हमें ऐसे रहना है, ऐसे करना है। ऑब्वियसली उसके साथ बुरा नहीं ट्रीट करना चाहिए। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस community or about a related topic from an encyclopedia or the internet। अब इसमें पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की बात हो रही है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। दिस यू हैव टू रीड ओनली। द फर्स्ट पॉलिश immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States। अभी क्या कह रहे हैं, जो 1608 में जो फर्स्ट टाइम था पॉलिश पीपल अमेरिका गए थे। व्हाट इज़ इमिग्रेंट? फॉर एग्जांपल एक ए कंट्री और बी कंट्री है। जो बी कंट्री के नेटिव हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो जब लोग ए कंट्री में चले जाएंगे तो वो बी कंट्री के लिए हो जाएंगे एमिग्रेंट्स, EMIGRANT। और वो ए कंट्री जिसमें वो आए हैं, शिफ्ट हुए हैं जिस कंट्री में, वो उसके लिए इमिग्रेंट्स हो जाएंगे। तो जब पॉलिश पीपल फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे वो 1608 में गए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश एमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। बट जब सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में जब गए थे, तो वो गए थे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि तब मोर देन 1 मिलियन पोल्स, मतलब पोल मीन्स पॉलिश पीपल, 1 मिलियन पॉलिश पीपल जो थे वो माइग्रेट हुए थे, मतलब शिफ्ट हो गए थे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, and Austrian Poles. The Polish state did not exist at that time। जब ये स्टोरी थी जिस टाइम की, तब कोई पॉलिश स्टेट नहीं थी। आज तो है ना, तो तब नहीं थी। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity। जो वहाँ से जितने भी लोग आ रहे थे उनको उनके जिस कंट्री से वो आ रहे थे, जिस ओरिजिन से वो आ रहे थे, उस हिसाब से उनको जज किया जाता था rather than to ethnicity। What is ethnicity? It is the fact or state of belonging to a social group that has a common national or cultural tradition। जैसे ऑस्ट्रिया की कोई कॉमन चीज़ हो या अमेरिका की, उस चीज़ से हमें जज करें कि हाँ ये हम दोनों का सेम कल्चर है, ये सेम ट्रेडिशन है, नहीं। वो इस हिसाब से उसको जज नहीं कर रहे थे। वो जिस जगह से आए थे वो उसको जज कर रहे थे। जैसे कोई रशिया से आया तो उसको रशियन पोल्स कह रहे थे, कोई जर्मन से आया तो जर्मन पोल्स, चाइना पोल्स, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। They were identified as Russian Poles, German Poles, and Austrian Poles। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw and the capital of Poland। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as they were Irish, Italians and Jews। अब वो कह रहे हैं कि देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो है शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबर्ब मीन्स
जो जितना भी उसका आसपास का एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं। शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। उसको हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी भी कहते हैं, नेक्स्ट ओनली टू वर्साओ, और उसके बाद वर्साओ। वर्साओ इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, तो आप बोलोगे वर्साओ। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो पॉलिश अमेरिकन्स थे उनको किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एज देवर आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। मतलब वो इटली से आए हैं तो वो इटालियंस, मतलब इस हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population। अब यहाँ पे सब फैक्ट्स की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब सेंसस मतलब काउंटिंग ऑफ पीपल, जब वहाँ पे काउंट करा तो जो 667,414 जो थे वो 5 ईयर्स से कम थे, और वो सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज ही बोलते थे, जो क्या था 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। कि जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये तो नहीं है कि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिका में रहते हैं तो इंग्लिश ही बोलते होंगे, कोई जर्मन भी बोलता होगा, कोई चाइनीज़ भी बोलता होगा, कोई अपनी लैंग्वेज भी बोलता होगा। तो जो 1.4% थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, और उन्होंने कहा ऐसा देखा जाए तो 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन वो सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज ही जानती थी, वो वहीं पे वो बोलती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। टुडे मंडे, Vanda was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब वो क्या कह रहे हैं, टुडे, अब जिस टाइम की ये बात हो रही है तब मंडे था, और जो वांडा थी वो अपनी सीट पे नहीं बैठी थी। वांडा वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पे नहीं थी, बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। वो जैसे ग्रुप बना होता है, आपके क्लास में भी ग्रुप्स बने होंगे जहाँ पे आप सब मतलब आप सबके ग्रुप्स होंगे, सब अपने ग्रुप के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। तो जैसे एक भी आपका कोई फ्रेंड नहीं आता आपके ग्रुप में से, तो आपको लगने जाता है अरे ये तो एब्सेंट है, ये क्यों नहीं आया, फिर आप उसके बारे में बात करते हो। तो ऐसा, तो उसके जो 2 लड़कियां थी पेगी और मैडी के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने उसका सबसे ज़्यादा फन मजाक बनाया था, उसको पोक करा था। तो उन लोगों ने भी नोटिस नहीं करा कि आज वांडा नहीं आई, बल्कि जिसे कहते हैं जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, वो दूर से देख लेते हैं, अरे आज ये नहीं आया, मेरे को इसका मजाक उड़ाना था, मुझे इसके साथ फ़न करना था, मुझे लोगों को इसके बारे में बताना था, इसको चिढ़ाना था। तो ऐसा सब करते हैं। तो उन्होंने भी आज नोटिस नहीं करा कि वो नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। जो क्लासरूम नंबर था वांडा का वो 13 था। और वो कहाँ बैठती थी, जैसे आपका रूम है उसकी जो लास्ट रो है और उसकी लास्ट सीट है, उसके नेक्स्ट, मतलब उसकी एक बेंच होता है, लास्ट सीट होती है, तो उसके बिल्कुल साथ में वो बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो कहाँ बैठती थी,
कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे सारे रफ बॉयज़, मतलब कि जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, सबका मजाक उड़ाते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, जो सबको बुली करते हैं, वो बच्चे बैठते हैं ना, तो वहाँ पे बैठती थी कॉर्नर में। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। और वो कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। मतलब कहते हैं ना लास्ट बेंचेस पे सबसे ज़्यादा मस्ती होती है, सबसे ज़्यादा शोर होता है, सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, नॉइजी होता है वो बहुत। तो वहाँ बैठती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा, अभी मैंने यही बताया आपको, सबसे ज़्यादा जहाँ हंसी की आवाज़ें आती हैं, हंसी सी ठिठोली हो रही होती है लास्ट बेंचेस पे, वो वहाँ पे बैठती थी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लास्ट में कॉर्नर में होता था, तो स्वीपर्स भी ज़्यादा नहीं जाते थे पीछे तक साफ़ सफाई करने, और लास्ट बेंच पे तो बच्चे आराम से बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वैंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब आप सब सोच रहे हो कि क्या वो भी ऐसे बुली करती थी या शोर मचाती थी तब वो बैठती थी? नहीं, वो इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी या वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके अपोजिट होता था। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो सबसे ज़्यादा शांत थी और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, वो एकदम चुपचाप बैठती थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loud। और किसी ने भी आज तक उसको ज़ोर से हंसते हुए भी नहीं देखा। लाफ आउट लाउड, जैसे इसका एक और होता है, मैं आपको इसका एक मीनिंग और बता देती हूँ। जैसे आप मैसेजेस पे लिखते हो लॉल, तो लॉल का मतलब ये होता है लाफ आउट लाउड, मतलब हम ज़ोर से हंसे हैं मैसेजेस पे। जैसे आपने देखा होगा मीम्स में लॉल लॉल करते हैं, तो इसका एब्रीविएशन ये भी होता है लाफ आउट लाउड। Next, sometimes she twisted her mouth into a crude sort of smile, but that was all। वो कहते हैं उसने किसी ने उसको आज तक ज़्यादा बोलते हुए ज़ोर से हंसते हुए नहीं देखा। उसने कभी कभी एक हल्की सी स्माइल ज़रूर पास करी है, बट उसका इतना ही था, उससे ज़्यादा उसने आज तक कुछ नहीं करा। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggin's Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Vanda Petronsky when she sat in the corner. Once she sat in the corner of the, वो अब कह रहे हैं कि किसी ने भी आज तक ये नोटिस नहीं करा और किसी को भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि क्यों वैंडा उस सीट पे बैठती है। बस उनको एक रीज़न लग सकता था, वो था जो लगता था वो था, इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स। जो एक बॉगिन्स हाइट एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, वो वहाँ से आती थी। एंड और वो वहाँ से आती थी ना, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी होता था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बना नहीं हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी था, गंदा था। और उसके पैरों पे एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। केक्ड विद ड्राई मड मतलब उसके जो शूज़ हैं उस पर पूरी अच्छी तरह से, जो उसके पैर जो शूज़ होते थे वो मिट्टी में धंसे होते थे, मतलब वो जमी हुई होती थी, जो ड्राई मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी उसके शूज़ पे जमी हुई होती थी। और लास्ट कॉर्नर में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती थी, तो उनको लगता था क्या पता वो इसलिए वहाँ बैठती हो। इसके अलावा उनके पास और कोई रीज़न नहीं था ये सोचने का कि वो वहाँ क्यों बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वैंडा वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। बस उनको ऐसा, जैसे वो आती थी रूम में एंटर होती थी, उनको यही लगता था हाँ चलो मिट्टी है और लास्ट में मिट्टी है तो ये इसलिए वहाँ बैठती होगी। बस वो 2 मिनट सोचते थे, बट वो जैसे ही वैंडा लास्ट में अपनी सीट पे जाके बैठ जाती थी, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सब अपना और बातें करने पढ़ाई में लग जाते थे। मतलब आप ये चीज़ देखो, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो उसको अनवांटेड सा फील कराते थे, ना उससे रीज़न पूछते थे कि वाई यू सैट अलोन, क्योंकि वो रफ बॉयज़ की तरह तो नहीं थी ना, उसको मस्ती चाहिए थी, उसको पढ़ना नहीं था।
तो उसका रीज़न जानने की भी किसी ने कोशिश नहीं करी कि वाई यू सिट अलोन और एनीथिंग एल्स. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard. अब वो क्या कह रहे हैं? The time when they thought about Wanda was outside of school hours. मतलब वो जब वैंडा के बारे में सोचते थे ना, जब वो स्कूल से घर जा रहे होते थे, जब दोपहर में या वापस घर से स्कूल आ रहे होते थे, तो अर्ली मॉर्निंग, तो वो बस उसी टाइम पे वैंडा के बारे में सोचते थे. या जब स्कूल में जब बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं बट प्रेयर स्टार्ट होने में या स्कूल बिगिन होने में टाइम होता है, तो बच्चे सब ग्रुप्स नहीं बना लेते और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं. जब प्रेयर में टाइम होता है जल्दी आ जाते हैं. तो वो बस उस टाइम गैप के बारे में, उस टाइम गैप में वैंडा के बारे में बात करते थे, उस पर हंसते थे क्योंकि वो कैसी है. ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वो रास्ते में होते थे स्कूल यार्ड के, मतलब वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे अपने अपने ग्रुप्स में कि वो कैसी है, कहाँ बैठती है, वो ऐसी क्यों है, सब बातें करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बारे में बोलते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वैंडा टू हैव फन विद हर. और वो कभी कभी जैसे वैंडा लेट हो जाती थी या कुछ भी होता था, वो उसकी वेट करते थे कि कब वैंडा आए और उसको देखकर उसका मजाक बनाए, उसको बुली करे. वो कभी कभी उसका वेट भी करते थे. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वैंडा वॉज नॉट इन द स्कूल ईदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. अब पहले मंडे की बात हो रही थी, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिस डे से, वो तब मंडे था. और नेक्स्ट डे ट्यूसडे भी वैंडा नहीं आई थी स्कूल में और किसी ने फिर नोटिस नहीं करा कि ऐसा क्यों है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही. बट ऑन ट्यूसडे पेगी एंड मैडी, जो मैडलिन है उसका निकनेम मैडी है और उसको पूरे चैप्टर में मैडी से ही डोनेट किया जा रहा है. तो जो डिनोट किया जा रहा है. तो जो पेगी और मैडी हैं, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did not notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. Okay, next. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो पेगी और मैडी हैं जो फ्रंट पे बैठते हैं, सब ये मिथ होता है कि जो जितने भी टॉपर्स होते हैं, पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वो फ्रंट पे बैठते हैं. मिथ क्या, ये सही बात भी होती है वैसे. और जितने भी लास्ट बेंचर्स होते हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो सिर्फ फन के लिए आते हैं. तो आपको इस चैप्टर में ये एग्जैक्ट बात सच होते हुए भी दिख रही है कि पेगी मैडी उन बच्चों के साथ बैठते थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. didn't track in mud in a whole lot of mud. track means walk, जो वॉक नहीं करते थे मड में. फिर उन्होंने नोटिस करा देखकर पीछे कि जो वैंडा है वो तो वहाँ नहीं है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. जो पेगी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी अपने स्कूल की. ऑब्वियसली आपके स्कूल में भी कोई ना कोई पॉपुलर होगा जिसको सब जानते हैं. एक गर्ल एक बॉय ऐसा ज़रूर होता है जिसको सब जानते हैं, वो बहुत पॉपुलर होता है. पेगी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. जो पेगी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े भी थे और जो उसके हेयर थे वो कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda to have fun with her. Okay. तो जो थर्ड डे था, वेडनेसडे था, तब उन्होंने नोटिस करा कि वांडा स्कूल नहीं आ रही. उन्होंने ऐसा नोटिस क्यों करा? क्योंकि
द रीज़न वॉज कि वैंडा ने उनको वेट कराया उसकी एब्सेंस से, मतलब कि वैंडा ने उनको लेट करा दिया स्कूल के लिए। वो ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो पेगी और मेडी थे वो वेट करते थे वैंडा का कि कब वैंडा आएगी, फिर उसके साथ चलते चलते उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे, और उनको ये करके ना बहुत मज़ा आता था। तो वो वेडनेसडे को वेट करते रहे, वैंडा आएगी आएगी, फिर हम उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वेट करते में वो इतना ज़्यादा लेट हो गए कि वो स्कूल के लिए ही लेट हो गए। और वो ऐसा कई बार करते थे कि वैंडा की वेट करते थे, वैंडा आ जाती थी, फिर रास्ते में या कहीं पे भी जहाँ वो दिख जाती थी उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसी है, इसके शूज़ देखो, इसके पास सेम क्लोथ्स हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, oral comprehension check. Question 1. Where in the classroom does Wanda sit and why? The answer is Wanda used to sit in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not get good marks sat. She was poor and shy girl and sat at that place because her feet were usually caked with dry mud. She did not want to be laughed at for her appearance by others, so she preferred to sit alone in the corner. Question 2. Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? Wanda used to live in Bogginside. The place was very far away from her school and it was muddy all around, which indicated that there was no proper roads in that place and poor people usually lived there. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? Wanda was absent from school on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she had no friends in the class. Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on Wednesday as they were waiting to make fun of her. After school hours, they waited for a long time, but she was nowhere to be seen. Question 4. What do you think to have fun with her means? To have fun with her means to ridicule her and make fun of Wanda's imperfections. She was a shy and quiet girl, and her classmates would often taunt her for her name and appearance. She was a source of amusement for them, as she had claimed that she had 100 dresses and 60 pair of shoes in her closet. So this is all about your oral comprehension check. Now next paragraph, Vanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was a boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny but not funny in the same way that Petronsky was. Okay, अब वो इसलिए भी उसका मजाक उड़ाते थे वैंडा का क्योंकि उनको उसका नाम बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था। जो वैंडा का नाम था, ऐसा नाम पूरे रूम नंबर 13 में किसी का भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। उसके जैसा नाम किसी का भी नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, और जितने भी बच्चे थे उन सब का नाम ईजीली प्रोनाउंस कर सकते थे वो लोग, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय, वैंडा से पहले बस एक बॉय था, उसका नाम बाउंस था, उसका मतलब सरनेम बाउंस था और उसका रियल नेम था विली बाउंस। उनको वो बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था, बट जब से वैंडा आई थी उसको वैंडा का नाम ज़्यादा फ़नी लगने लग गया उससे। वैंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। जो वैंडा थी उसके पास उसका कोई दोस्त नहीं था, उससे कोई बात नहीं करता था, वो अकेले ही स्कूल आती थी और घर भी अकेले ही जाती थी।
She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. Okay, now वैंडा हमेशा एक फेडेड सी ब्लू कलर की ड्रेस पहने रखती थी. डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली. उसकी बहुत फेडेड सी लाइट ब्लू सी, मतलब जिसे कहते हैं धो धो के जिसका कलर निकल जाता है, वैसी सी ब्लू ड्रेस पहनती थी. और वो अच्छी तरह उस पर फिट भी नहीं होती थी, जिसे कहते हैं लूज थी, मतलब जिसे कहते हैं सबको पता लगता था कि इसकी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं थी उस ड्रेस की. इट वॉज क्लीन, बट वो कहते हैं वो बहुत साफ थी, अच्छे से जो धोई हुई हो वैसी लगती थी. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड. बट ऐसा ज़रूर लगता था उसको देखते ड्रेस को कि इस पर कभी प्रेस नहीं करा उन्होंने, आयरन नहीं करा उन्होंने कभी उस ड्रेस को, बस क्लीन करा है, सिर्फ धोया है. शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, और उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बट क्लास की बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch. कभी कभी वो सब लड़कियां उसके पास चली जाती थी उससे बात करने स्कूल यार्ड में, जब वो छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी. ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड. वॉर्न हार्ड ग्राउंड नेम ऑफ द ग्राउंड है. हॉपस्कॉच क्या होता है? अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड. स्टैपू हम जिसे कहते हैं हिंदी में. तो जब छोटे बच्चे ग्राउंड में वो स्टैपू खेलते थे तो वो उनको देखती थी, खुश होती थी उनको देख के. तो सब लड़कियां चली जाती थी उससे कभी कभी बात करने वहाँ पे ग्राउंड में. वैंडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वैंडा मतलब एकदम कर्टियस मैनर मीन्स एकदम प्यार से रिस्पेक्टफुली उसको बुलाती थी वैंडा. और मतलब जिसे कहते हैं ना प्यार से बेइज्जती करना, मतलब पहले रिस्पेक्ट देना और फिर सबके सामने बेइज्जती करना. तो वैसा करती थी पेगी उसके साथ. तो उसने उसको बुलाया वैंडा बहुत प्यार से, जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही हो. मिस मेसन कौन थी? वो क्लास टीचर थी वैंडा, पेगी, मैडी, इन सब की. तो जैसे हम टीचर से रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करते हैं ना, तो वैसे ही वो उसका नाम लेती थी वैंडा, और फिर अच्छे से उसकी बाद में बेइज्जती करती थी. वैंडा, शी हैड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज मीन्स अ जेंटल पुश, मतलब ऐसे कोनी मारना कि हाँ देख देख अब ये क्या बोलेगी. जैसे हम ग्रुप में खड़े होते हैं और आपके साइड में जो फ्रेंड हो आप उसको कोनी नहीं मारते कि देखो ऐसा है ये, वैसा. उसको बुलाती और वैंडा को बुलाया और अपने साइड में फ्रेंड को एक नज करा, जेंटल पुश दिया. और उसने कहा टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से दैट यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. और फिर कहती है ज़रा फिर से बताना जो तुमने पहले बताया था कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में हैंग कर रही हैं. क्लोजेट मीन्स वार्डरोब, अलमीरा. 100 वैंडा वुड से, और वैंडा ने कहा 100. 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जितनी भी जो छोटे बच्चे, जो लिटिल गर्ल्स थी जो हॉपस्कॉच खेल रही थी, उन सब ने बोला 100. मतलब सबको बहुत हैरानी हुई. किसी को कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि 100 ड्रेसेस हो सकती हैं वैंडा के पास. इनक्रेडुलसली मीन्स शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि
वो छोटे बच्चे भी कि वैंडा के पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं, तो उन्होंने अपनी गेम को स्टॉप कर दिया। वो जो खेल रही थी उसको खेलना बंद कर दिया और वो सब सुनने लग गई जो वैंडा बोल रही थी। तो वैंडा ने कहा ये 100 ऑल लाइंड अप, और उन्होंने कहा हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारी एकदम लाइन में लगी हुई हैं, सेड वैंडा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर जो उसके लिप्स थे वो एकदम ऐसे बंद से हो गए, वो साइलेंस में चली गई। वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। फिर पैगी उसको और मजाक उड़ाते हुए कहती कैसी हैं वो, सारी सिल्क की हैं क्योंकि सिल्क सबसे महंगा होता है। तो उसने कहा वो कैसे, किस फैब्रिक की हैं, वो कैसी ड्रेसेस हैं, मुझे तो लग रहा है आई बेट। कहती मैं तो शर्त लगा रही हूँ सारी सिल्क की होंगी। तो वैंडा ने कहा ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वो कहती हाँ सारी सिल्क हैं और सारे कलर्स की हैं। तो फिर पेगी ने कहा वेलवेट टू, उसने कहा या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वैंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग। वो जो वो बोल रहे थे ना बस उसको रिपीट कर रही थी, और वो कोई अपनी ना जैसे खुश होके या दुखी होके, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी भी रिएक्शन के साथ नहीं बोल रही थी वो, मतलब बस रिपीट कर रही थी, अपनी सीधी बात बोल रही थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट्स, कहती हाँ और सब मेरे क्लोजेट में लाइन में लगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, एंड देन before she had gone very far she couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. फिर उन्होंने उसको जाने दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मतलब वो पास तक ही गई थी। वो फिर उसका बहुत ज़ोर ज़ोर से मजाक उड़ाने लग गए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए उस पर। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue वन शी वोर एवरी डे। फिर वो हंसते हुए बोलते अरे 100 ड्रेसेस, ये कैसी बातें कर रही है, इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ऑब्वियसली कहते जाहिर सी बात है इसके पास एक ही ड्रेस है ब्लू वाली जो ये रोज़ वही पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, वॉट अ स्टोरी। फिर किसी ने बोला कि बट ये क्यों हमेशा 100 ड्रेसेस ही बोलती है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। फिर उन्होंने उससे पूछा हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, फिर उन्होंने कहा तुमने कितने शूज़ बताए थे, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए। उसने कहा 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। फिर उसने कहा 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं और वो सारे मेरे क्लोजेट में हैं। क्राइज ऑफ exaggerated politeness greeted this, all alike, oh no every pair is different, all colors all lined up। फिर वो सब मतलब धीरे से मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए कि हाँ, उसने जब कहा ना 60 पेयर्स तो कहती हाँ हाँ सारे एक जैसे होंगे। फिर वैंडा ने कहा अरे नहीं, जितना हर पेयर डिफरेंट है, सारे मेरे पास कलर्स हैं और सारे एक लाइन में लगे हुए हैं। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to the school alone. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend. Peggy, जो इन सब की करता धरता थी, जो सबको लेके आती थी, मजाक उड़ाती थी, वो सब पैगी ही थी। और जो मैडी थी वो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब वो दोनों कभी अलग नहीं होते थे, दोनों हमेशा साथ में रहते थे। पर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, मतलब सब जैसे जब थोड़ी देर बाद उसको जब सब हंस लेते थे, उसका मजाक उड़ा लेते थे, तो सब अपने अपने घर चल जाते थे या स्कूल चल जाते थे। बट पेगी मेडी ही लास्ट तक रुकते थे, मतलब जब तक उनका मन नहीं भरता था ना उसकी इंसल्ट करने से, उसका मजाक उड़ाने से, तब तक वो खड़े रहते थे और उसका मजाक उड़ाते रहते थे। और वैंडा भी कुछ भी नहीं बोलती थी, वो खड़ी होकर सुनती रहती थी। बट जब उनका ख़त्म हो जाता था तब वैंडा जाती थी अपने घर पे। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. फिर जो वैंडा है वो मूव करती थी
स्ट्रीट पे, और उसकी जो आगे बढ़ती थी इन द सेंस, और जो उसकी आईज थी वो बहुत ज़्यादा डल थी, मतलब वो मायूस सी रहती थी, और वो अपना मतलब मुंह, कभी किसी से बात नहीं करती थी, उसका मुंह बंद रहता था। ऑब्वियसली अब उसका कोई फ्रेंड नहीं था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। वो स्कूल जाते हुए भी अपना इंसल्ट कराते हुए जाती थी पेगी मैडी से या और फ्रेंड्स से, और वापस घर आते हुए भी सब उसका मजाक उड़ाते थे। मतलब उसकी लाइफ में फ़न क्या है, वो अपना चाइल्डहुड तो अच्छे से जी ही नहीं पा रही, बस सब उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो बहुत मायूस रहती थी। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और हिचिंग मतलब मूव इन अ डिफरेंट पोजीशन। तो जो उसका लेफ्ट शोल्डर है वो उसको बारी बारी ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करती रहती होगी। क्यों करती रहती होगी, रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको उसकी ड्रेस फिट नहीं होती थी, मतलब उसकी साइज़ की नहीं थी, तो वो उसको फिट करने के लिए बारी बारी करती रहती हो। और वो उसको बारी बारी करती रहती थी, तो ऐसा फ़नी सा लगता था दूसरों को कि अरे ये कर क्या रही है। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, मतलब वो ये सब कब करती थी, जब चलती रहती, तो ऑब्वियसली उसकी ड्रेस फिट नहीं होगी, तो वो ढीली होगी या टाइट होगी, तो वो उसको सही करने के लिए जब चलती होगी, घर जाती होगी या स्कूल जाती होगी, तो वो रास्ते में ये सब करती होगी। और वो अकेले ही जाती थी, अकेले ही आती थी, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड नहीं था जो उसके साथ चले। नेक्स्ट, Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why would the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else she have a name like that. Anyway, that never made her cry. Okay. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पेगी थी वो बहुत ज़्यादा क्रूअल नहीं थी। वो क्यों क्रूअल नहीं थी? वो छोटे बच्चों को ना बुलीज से बचाती थी। बुलीज मीन्स बुलीज दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, मतलब जो बच्चों को, छोटे बच्चों को सताते नहीं हैं बड़े बच्चे स्कूल में, भगाते हैं अपने पीछे, मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उन छोटे बच्चों को पेगी जो थी वो बचाती थी। और वो बहुत ज़्यादा रोती थी घंटों तक जब वो देखती थी कि किसी एनिमल को मिसट्रीट किया जा रहा है, या कभी जैसे आप रोड पे चलते हुए देखोगे कोई डॉग ज़ख्मी है या किसी एनिमल को कुछ लगी हुई है, किसी ने उनको मार दिया, तो वो देखते ही पेगी घंटों घंटों तक रोती थी। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Vanda?" वो कहते हैं अच्छा चलो तुम्हें इतना ही फ़र्क पड़ता है लोगों से, तो तुम भी तो वांडा को क्रूअल वे में ही ट्रीट करती हो। क्रूअल मीन्स कठोर। तो कोई अगर उससे पूछता था कि अच्छा तुम्हें इतना ही लोगों से, मतलब किसी के दुख से फ़र्क पड़ता है, तो क्या ये गलत नहीं है कि तुम वांडा को कैसे ट्रीट करती हो? क्या तुम उसको कठोर ट्रीट नहीं करती? तुम उसको गलत वे में ट्रीट नहीं करती? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। फिर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती थी, शॉक हो जाती थी। वो कहती क्रूअल, बैड वे, कठोर, मैं? वो कहती अच्छा तुम बताओ, कोई लड़की क्यों बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जबकि उसके पास नहीं है? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। और वो क्यों झूठ बोलती है? कोई भी कह सकता है, कोई भी बता सकता है कि अरे ये तो सीधा सीधा झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? और वो कहती है वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? वो कहते वो कोई ordinary person नहीं है। तुम ही बताओ कोई ऐसा नाम होता है वैंडा? anyway they never made her cry। और वो कहती है मैंने कभी उसको रुलाया नहीं है, मैंने कभी उसके साथ गलत नहीं ट्रीट करा, बस वो झूठ बोलती है तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसके साथ ऐसा बोलती हूँ। As for Maddie, this business of asking Vanda every day of how many dresses and how many hats and how many this and that she was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand me down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggin's Heights or have a funny name.
और मैडी के लिए रोज़ रोज़ वैंडा से एक ही सवाल पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितने हैट्स हैं, कितना ये चीज़ है, कितना वो ना चीज़ उसको अंदर ही अंदर अब परेशान करने लग गई थी, क्योंकि जो मैडी थी वो खुद भी एक पुअर थी और वो यूजुअली somebody's hand me down clothes means old clothes handed down by someone else. जैसे कोई और मतलब जैसे कोई दे नहीं जाता क्लोथ्स, किसी और के क्लोथ्स होते हैं वो दे देते हैं कि अच्छा आप पहन लो, हमें नहीं आ रहे, तो वो वाले क्लोथ्स पहनती थी मैडी। तो वो उसको ये चीज़ ना खुद में भी फील होने लग गई कि मैं भी तो पुअर हूँ, तो उसका मजाक उड़ रहा है तो इसको भी तो बुरा लग रहा हो, मतलब वो चीज़ें ना अब उसको परेशान करने लग गई थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। और उसने कहा थैंक गुडनेस, थैंक यू गॉड, कि शुक्र है मैं बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती कि मेरे भी शूज़ में फिर मड होती और इन सबको पता लग जाता कि मैं भी बॉगिन्स हाइट में रहती और मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है, शुक्र है तभी ये लोग मेरा मजाक कभी नहीं उड़ा रहे। Sometimes when Peggy was making, sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. फिर वो कह रही है कि जब कभी कभी पेगी वैंडा से सेम क्वेश्चंस पूछती थी, उसका मॉकिंग फॉल्स मेंट टू मेक फन ऑफ, मतलब पोलाइट, मतलब जिस वो पहले भी यही करती थी ना कि प्यार से पोलाइटली उसको बुलाती थी और फिर उसकी इंसल्ट करती थी, तो मैडी को ना बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती थी, मतलब उसको एम्बैरेस फील होता था, उसको अशेम्ड फील होता था कि अरे इसका क्यों ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो उसको फील कर सकती थी। मैडी ने कभी खुद से उसका मजाक नहीं उड़ाया, वो बस साथ खड़ी रहती थी पेगी के, जब भी पेगी उससे ये सब क्वेश्चंस पूछती थी मैडी कुछ नहीं कहती थी उसको, तो उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता था, तो वो क्या करती थी अपना ध्यान चेंज करती थी, उसके हाथ में जितने भी मार्बल्स होते थे उसके साथ खेलती थी, या उनको उसके जो हाथ में पाम में होते थे मुट्ठी में, और उसके हाथ में उनको मतलब काउंट करती रहती थी या उनके साथ खेलती रहती थी, रोलिंग देम मतलब खेलना, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो खुद से कुछ भी नहीं बोलती थी पेगी को, बस वो साथ में खड़ी रहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा एग्जैक्टली, और ऐसा नहीं था कि उसको बुरा लगता था या उसको सॉरी फील करना था वैंडा से। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेस्टेड द ड्रेसेस गेम, और क्योंकि उसको सॉरी ऐसा फील नहीं हो रहा था उसके लिए, क्योंकि कभी उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया, कभी उस पर बेसिकली उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया वैंडा पे। सारा ये जो गेम है, सारा ड्रेसेस का मजाक उड़ाने का, ये सब पेगी ने स्टार्ट किया था, वो तो उसको नोटिस भी ना करती अगर पेगी ये सब स्टार्ट ही ना करती, तो उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जिसे कहते हैं। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. बट वो फिर ये कहती थी कि चलो सब वैंडा का ही, मतलब उसको ये था कि अच्छा है, वो अंदर ही अंदर वो सोचती थी कि चलो ये वैंडा का मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा अगर वैंडा ना होती तो ये सब मेरा मजाक उड़ाते। वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं वैंडा जितनी गरीब हूँ, पर मैं गरीब तो हूँ ना, क्या पता ये मेरा भी मजाक उड़ा सकते थे, तो वो ये सब ना उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, और वो कहती क्या पता अब अगला ये मेरा मजाक उड़ाए। शी वॉजेंट एज पुअर एज वैंडा, वो उसके जितना पुअर नहीं थी, बट वो पुअर तो थी ही। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. बट वो कहती मेरे पास इतनी ज़्यादा समझ तो है ना कि मैं सीधा यही ना बोल दूँ कि मैं 100 ड्रेसेस हूँ, कि अगर आप पुअर हो, आपके पास नहीं है और आप रोज़ एक ही ड्रेस पहन रहे हो, तो क्या आप सोच समझ के तो बोलो। उसके मन में होता था कि आप सोच समझ के तो बोलो, आपने सीधा 100 ड्रेसेस क्यों बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि जब वो उस पर शुरू हो जाते थे बोलना। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky, और वो कहीं ना ये चाहती थी, ये विश करती रहती थी कि प्लीज़ जल्दी पेगी बंद कर दे इसका मजाक उड़ाना, अब इसका ज़्यादा मजाक ना उड़ाए, क्योंकि अब उसको बहुत बुरा फील होने लग गया था। नेक्स्ट, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन 1, इन वॉट वेज वॉज वैंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रंस?
children. Sorry. Wanda Petronsky was a Polish girl whose parents had shifted to America from Poland. She was a source of amusement because on her name, which her classmates had never heard before, they found it difficult to pronounce as Americans did not have such names. Hence, she was treated differently by her classmates. She came to school all by herself and her feet were always caked with mud. She had no friends in the class. She preferred to sit in isolation as she feared being ridiculed by others. She had only one faded blue dress, but she claimed to have 100 dresses and 60 pair of shoes when asked by Peggy and Maddie. These are some of the reasons which set her apart from the children. Question number 2. Did Vanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? Vanda was teased every single day by her classmates and by her classmates after school hours. She used to wear a faded blue dress to school regularly. They used to make fun of her dress, appearance, and her name. Hearing all the teasing and taunting every day, she got fed up and claimed to have 100 dresses and 60 pair of shoes in her closet, but nobody believed her. Generally speaking, Vanda was a strong and determined girl for whom the number of dresses were not the main concern, but the inner talent that mattered the most. Question 3. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Vanda? Is she also like Vanda or is she different? Maddie was embarrassed by the questions Peggy asked Vanda because she was poor herself and empathized with Vanda's mental condition. She also wore somebody else's clothes that were handed down to her. She came from a poor family too and understood Vanda's state of mind. She could feel for Vanda but was not sorry for Vanda for the 100 dresses she claimed to have. Meanwhile, she also wished Peggy would stop teasing Vanda for her looks and name. This is all about the questions. Next paragraph. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. She worked her arithmetic, arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to write to the Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she had started a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अब वो क्या कह रही है? टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज उनको पता है कि वो स्कूल के लिए लेट हैं, बट मैडी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको आज फिर वैंडा का मजाक बनाना नहीं पड़ा, वैंडा का मजाक नहीं पड़ा, मतलब वैंडा का मजाक नहीं बना। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो शुक्र है आज वो नहीं आई तो ऐसा नहीं हुआ। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, मतलब एब्सेंट माइंडेडली मतलब डिस्ट्रैक्टेड, कि मतलब आप कुछ काम कर रहे हो बट आपका ध्यान कहीं और है। वो कर तो अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व रही थी बट उसका दिमाग जो था वो वैंडा में था कि अच्छा है वैंडा नहीं आई, उसका मजाक नहीं बना एंड ऑल। तो वो कर रही थी 8 टाइम्स 8, मतलब 8 का टेबल कर रही होगी तो वो 8 into 8, लेट्स सी क्या होता है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। फिर उसने सोचा कि काश मेरे पास इतनी करेज हो, मेरे में इतनी हिम्मत हो कि मैं पेगी को एक नोट लिख पाऊँ, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी। तो उसने कहा कि आई विश
मैं पेगी को ये बोल पाऊँ, क्योंकि मतलब लिख पाऊँ, क्योंकि बोलने की तो उसके पास हिम्मत थी ही नहीं कि वो सीधा जाए और पेगी को बोले कि हे पेग, मतलब पेगी को शॉर्ट में या उसका निकनेम पेग होगा, तो वो बोले हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। तो उसने कहा क्या मैं ये लिखूं, क्योंकि बोल तो मैं सकती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सबसे पॉपुलर गर्ल है, उसको अपने साथ रखती है सब, मतलब बॉसी गर्ल है, तो वो ऑब्वियसली, और वो बहुत शांत सी है, और वो भी तो पुअर ही है। उसके फिर दिमाग में आया, When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. और जैसे ही उसने अपनी वो जो प्रॉब्लम वो 8 x 8 सॉल्व कर ही रही थी, तभी जब उसका वो फिनिश हो गया, तभी वो नोट लिखना स्टार्ट कर रही थी पेगी को। बट तभी वो लिखते लिखते रुक गई और एकदम शंडर्ड मीन्स शिवर, मतलब फिर उसके हाथ पैर एकदम कांपने से लग गए कि शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। फिर वो खुद को, जैसा पैगी का सब स्कूल यार्ड में मजाक उड़ाते थे, तो वो सब इमेजिन करने लगे कि फिर अगला मैं होंगी इनका टारगेट, अ न्यू टारगेट। टारगेट मीन्स हेयर अ पर्सन डेलिबरेटली चूजन फॉर अटैक, कि मतलब जो, मतलब धक्के से जिसे कहते चूज करा जाए कि अच्छा चलो अब ये नहीं है तो तुम ही आ जाओ। तो वो कहती फिर अब मैं पेगी और अदर गर्ल्स का टारगेट बन जाऊंगी। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. Now, और वो कहती कि पैगी भी तो मुझसे पूछ सकती है कि ये जो तुमने ड्रेस पहनी है वो तुम कहाँ से लाई, क्योंकि जो मेडी जो ड्रेस पहनती थी वो पैगी की ही पुराने कपड़े होते थे। वो पैगी अपने पुराने कपड़े मैडी को दे देती थी, और जो मेडी की मम्मा थी वो ट्राई करती थी कि उसको मॉडिफाई करके नया बना दे। मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स जो पुरानी चीज़ों को नया कर देना, विद न्यू ट्रिमिंग्स, मतलब उसमें कुछ नई चीज़ें लगा देती थी। फॉर एग्जाम्पल लेस लगा देती थी, बटन्स लगा देती थी, या कुछ भी अच्छा सा लगा देती थी कि सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कि बाकी जितने भी बच्चे हैं रूम नंबर 13 में, उनके क्लासमेट्स हैं, उनको पता ना लगे कि ये पेगी की ड्रेस है। तो कहती अगर मैंने नोट लिखा और पेगी अगर ऑफेंड हो गई या उसको बुरा लगा, तो वो सबके सामने ये भी तो पूछ सकती है कि तुम ये सब कहाँ से लाई हो जो तुम कपड़े पहन रही हो, तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर उसने क्या किया, इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू stop having fun with Vanda. Oh well, Maddie ran her hands through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda. Accord means wish. वो कहती है अब बस पेगी ही है जो खुद अपने मन से, खुद अपनी विश से वैंडा का मजाक उड़ाना बंद करेगी। मेरे में तो अब हिम्मत नहीं है ये नोट लिखूं और उसको दूं और उसको बोलूं कि वैंडा का मजाक ना उड़ाए। बस अब वैंडा का मजाक तभी नहीं उड़ सकता जब पेगी डिसाइड कर ले अपने मन से कि अब मुझे ऐसा नहीं करना। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. फिर oh well, फिर मैडी जो है अपने हाथों को अपने बालों में सहला रही थी, जो उसके शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स थे, कि ताकि उसके जो जितना भी उसकी चीज़ों में जो दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही थी, जितने भी चीज़ें चल रही थी वो रुक जाएं, उसको थोड़ा सही फील हो। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि वो नोट लिखे, वो दे, अगर वो दे देगी तो फिर पेगी उसका मजाक उड़ाएगी, उससे पूछेगी कपड़ों का, अगर वो नहीं देगी तो वैंडा का ही मजाक उड़ता रहेगा, उसको बुरा लगता रहेगा। बहुत चीज़ें ना उसके दिमाग, आपके दिमाग में भी जब बहुत चीज़ें चल रही होती हैं और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, तो आपका ऐसे सर खुजाने लगते हो, बालों के साथ खेलते हो, बहुत चीज़ें करते हो, तो सेम ऐसे ही मैडी कर रही थी।
वॉट डिफरेंट डिड इट मेक वॉट डिफरेंस डिड इट मेक फिर मैडी ने सोचा अरे क्या बदल जाएगा, पहले वैंडा का मजाक उड़ाती थी पैगी, बाद में मेरा उड़ाएगी, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे डिफरेंस क्या आएगा, मजाक तो किसी ना किसी का उड़ना ही है। तो उसने जितने भी जो वो नोट था उसके टुकड़े टुकड़े करे। स्लोली मैडी टॉर इनटू बेड्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और जो नोट उसने लिखना स्टार्ट करा था उसको फाड़ के उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम, और जो पेगी थी वो सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली लड़की थी पूरे क्लासरूम में, पूरे रूम 13 में। वो पेगी थी जिसको सब पसंद करते थे, उसका दोस्त बनना चाहते थे। क्योंकि सबको पता है कि वो बहुत, हमने पहले ही पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े थे। तो गर्ल्स ऑब्वियसली उसी लड़की के साथ ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करती हैं, उसके बाल इतने सुंदर थे, कर्ली से थे। तो इस वजह से वो पूरे रूम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, मतलब सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, द वे शी वॉज। और पैगी बहुत उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उसको कुछ कह भी, मैडी पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो उसको कुछ कह भी नहीं सकती थी। और पैगी जो इतनी फेमस लड़की थी, इतनी सुंदर लड़की थी, तो मैडी के अकॉर्डिंग ना वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी। उसने खुद को समझा दिया था कि पैगी इतनी समझदार है, वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेगी, वो जो कर रही है उसको करने दो। उसने ऐसे अपने मन को समझा लिया था। एज फॉर वैंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वैंडा के लिए वो बस एक लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट में रहती थी, और वो हमेशा अकेली होती थी, स्कूल में अकेले रहना पड़ता था उसको स्कूल में, और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और उसने मुश्किल से ही कुछ कहा हो, कोई एक वर्ड भी बोला हो अपने मुंह से किसी को भी, कभी भी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और बस वो एक लौता टाइम था जब स्कूल यार्ड में उसने बोला था कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, और मैडी को याद आया कि जब उसने अपने एक ड्रेस के बारे में बात करी थी जो पेल ब्लू कलर की थी और उस पर कलर्ड ट्रिमिंग्स थी, ट्रिमिंग्स मतलब लेसेस वगैरह थी। And she remembered another that was brilliant jungle green with red sash. You had looked like a Christmas tree in that, the the girls had said in pretended admiration. और फिर उसको एक और बात याद आ गई कि जो उसने बोला था कि उसके पास ब्रिलियंट मतलब बहुत सुंदर सी जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस है और उस पर रेड सैशे है। फिर जो गर्ल्स हैं उन्होंने बोला उसका मजाक उड़ाते हुए कि अरे ग्रीन कलर की ड्रेस है, रेड कलर का सैश है, तो तुम पक्का क्रिसमस ट्री लग रही होगी उसमें। थिंकिंग अबाउट वैंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मतलब वो बस वैंडा के बारे में सोच रही थी, उसको क्यों सब मजाक उड़ाते हैं उसकी ड्रेसेस के बारे में, और उसकी ड्रेसेस कैसे लगी हुई हैं उसके क्लोजेट में, उसकी 100 ड्रेसेस हैं, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी उसको याद आया, मैडी बिगिन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। फिर उसको एकदम दिमाग में आया, अरे हमारे स्कूल में तो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है, ये कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, और जो गर्ल्स के लिए था वो कॉन्टेस्ट था, उनको ड्रेस डिज़ाइन करनी थी। और जो बॉयज़ के लिए था, एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और बॉयज़ को मोटर बोट डिज़ाइन करनी थी। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और फिर उसने मन मन में सोचा कि हाँ पेगी ही जीतेगी गर्ल्स का मेडल। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पेगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती है और सबसे अच्छा क्रिएट करेगी ड्रेस को, सिवाय और किसी के हमारे क्लासरूम में। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और सब यही सोचते हैं कि ऐसा ही होगा। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they had no.
she could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. और जो पेगी थी वो एग्जैक्ट मैगजीन से कोई भी पिक्चर या किसी भी फिल्म स्टार की फ़ोटो एज इट इज़ कॉपी कर लेती थी और आप इजीली बता सकते थे कि किसकी फ़ोटो है या ये कौन है, क्योंकि इससे पता लग रहा है उसकी कितनी अच्छी ड्राइंग स्किल्स थी, कितना अच्छा उसको ड्राइंग आती थी, कि मतलब वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। तो वो कह रही थी मुझे भी पता है और क्लास में सबको ही पता है कि पेगी ही जीतेगी ड्राइंग कंपटीशन। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, और मैडी बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मतलब उसको पक्का पता ही था कि हाँ पेगी ही जीतेगी। फिर वो कहती है वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और कहती है अरे चलो कोई बात नहीं, अब कल सबको पता ही लग जाएगा क्योंकि कल टीचर बता देंगी विनर्स का नाम, विनर्स अनाउंस कर देंगे। देन दे हैड नो, फिर सबको पता लग ही जाएगा कि विनर कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरिड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पेगी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब उनको इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी विनर जानने की कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बारिश में पेगी की अम्ब्रेला में स्कूल के लिए जा रहे थे। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away, under the railroad tracks and up the hill, led to Boggin's Height. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Then क्या होता है कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली विनर डिसाइड करना होता है, विनर अनाउंस करना होता है, पेगी को अपना नाम सुनना होता है। तो जब भी आपके स्कूल में भी जैसे कोई कंपटीशन के रिजल्ट्स मिलते होंगे तो आप भी कितना खुशी खुशी और कितनी एक्साइटमेंट से जाते होगे अपने पेरेंट्स को भी बोल के, अरे आज तो हमें जल्दी उठा देना, आज तो हम ऐसे रेडी होके जाएंगे, आज तो हमारा नाम आएगा, आज तो हम विनर बनेंगे। तो आपके मन में भी यही सब चल रहा होता है ना, तो पेगी के मन में भी यही सब चल रहा था। और ऐसे इंपॉर्टेंट डेज में ना वो उसका वेट नहीं करते वैंडा का। कहाँ पे? कॉर्नर में ओलिवर स्ट्रीट के, वो जिस स्ट्रीट पे वेट करते थे वैंडा का, उस स्ट्रीट का नाम था ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, जो बहुत बहुत दूर थी। और वो कहाँ पे थी? अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, और वो ट्रैक्स के नीचे बनी हुई थी। एंड अप द हिल, और हिल के ऊपर थी। लेड टू, और वहाँ से किसका रास्ता आता था? वो हिल से बॉगिन साइड का। एनीवे दे वरन टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और वो किसी भी हालत में ना कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे कि हाँ वो लेट हुए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। फिर पेगी ने मैडी से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज ही अनाउंस कर देंगी विनर्स का नाम? Oh, I hope so, the minute we get in, said Maddie. Of course you will win, Peg. और उसने कहा हाँ मुझे पक्का पता है कि हम जैसे ही जाएंगे तभी मिस मैसन अनाउंस कर देंगे, और ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पेग। मतलब प्यार से हम अपने फ्रेंड्स को निकनेम से बुलाते हैं ना, तो वो उसको पेग ही ज़्यादातर बुलाती थी। फिर पेगी ने बहुत ईगरली बोला, मतलब बहुत खुशी से बोला, बहुत होप से बोला, होप सो, काश ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी ledge of window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. There must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब वो क्या कहते हैं? The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जैसे ही वो क्लासरूम में घुसे, they stopped, वो एकदम रुक गए उसी वक्त, and gasped. Gasp means breathed with open mouth. उनका मुंह एकदम खुला का खुला रह गया. There were ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे क्लासरूम में चारों तरफ बस ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी।
ऑन एवरी लेज, लेज मीन्स कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में ड्राइंग थी. एंड विंडो सिल, विंडो सिल मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ अ विंडो, विंडो के नीचे भी ड्राइंग्स थी. डार्जलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बहुत सुंदर सुंदर वाइब्रेंट, मतलब इसे कहते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की ड्रेसेस बनी हुई थी. लाविश डिज़ाइंस, लाविश मीन्स बहुत हेवी ब्यूटीफुल, मतलब जिसे कहते हैं एकदम ही देखते ही पसंद आ जाए ना, वो डिज़ाइंस थे. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सब रैपिंग पेपर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर शीट्स पे अच्छे से बनी हुई ड्रेसेस वहाँ पे मैम ने लगाई हुई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वो कह रहे हैं कि इसमें 100 ड्राइंग्स तो होंगी होंगी जो सारी लाइन में लगाई हुई है मैम ने. देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये सब ड्राइंग ना कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी. देवर, हाँ तुम सही कह रही हो, कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगी. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, मतलब सब देखते ही रुक गए, मुंह उनके खुले रह गए, क्लैपिंग करने लग गए, हूटिंग करने लग गए, तालियां बजाने लग गए, आवाज़ें निकालने लग गए. जैसे कहते हैं आप भी कभी बहुत ज़्यादा आपको कोई खुशी की न्यूज़ मिल जाए आपके स्कूल में, आप चिल्लाने लग जाते हो खुशी से, क्लैपिंग करते हो, सीटी बजाते हो, तो वो सब भी कर रहे थे. As soon as the class had assembled, जैसे ही सारे बच्चे आ गए, एक जगह बैठ गए, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, फिर मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया. जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, जो जैक बेगल्स था उसने लड़कों का जो मोटर बोट का कंपटीशन के लिए उसने जीता. वॉन फॉर द बॉयज शी सेड, उसने कहा ये बॉयज़ की तरफ से हैं. एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, इसने, और जो इसका आउटबोर्ड मोटर है वॉज ऑन एग्जीबिशन, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में लगाया हुआ है. अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, और यहाँ पे और रूम नंबर 12 में बाकी सारे बॉयज़ के स्केचेस भी लगे हुए हैं. एज फॉर द गर्ल्स, और अब बारी आती है गर्ल्स की. शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट, और उसने कहा बस 1-2 स्केचेस ही सब लड़कियों ने सबमिट करे. 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की थी और रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए, उस पर प्राउड फील करना चाहिए. दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस को बनाया, ड्रॉ करा. ऑल डिफरेंट एंड और ब्यूटीफुल, और ये नहीं है कि 100 डिज़ाइन सारे सेम थे, सारे ही डिफरेंट थे, सारे ही अलग अलग थे, और सारे ही बहुत ज़्यादा सुंदर थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और ये जजेस का भी कहना है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और हर एक डिज़ाइन, हर एक ड्राइंग वो जीतने के काबिल थी. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, और वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये कहते हुए कि जो वैंडा पेट्रोन्स्की है वो विनर है ऑफ द गर्ल्स मेडल, वो गर्ल्स में सब विनर है, उसको मेडल मिलेगा अब, क्योंकि उसने 100, अब उनको ड्रेसेस बनानी थी तो हर लड़की ने एक ड्रेस बनाई या 2 ड्रेस बनाई, बट जो वैंडाई थी सिर्फ वही थी जिसने 100 ड्रेसेस बनाई, और सारी सुंदर, सारी डिफरेंट. तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी उसकी. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और उन्होंने कहा ये बहुत दुख की बात है कि वैंडा बहुत टाइम से एब्सेंट चल रही है स्कूल में, और वो हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच में नहीं है. ये अपलॉज मीन्स नॉइज मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, मतलब जो वो सब क्लैप कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, ये सब रिसीव करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, बहुत दुख की बात है कि वैंडा हमारे बीच में नहीं है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, वो मैम कह रही हैं, और हम होप करते हैं कि बस कल वैंडा आ जाए हम सबके बीच में. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स. अब वो मैम क्या कह रही है कि नाउ क्लास मे यू फाइल अराउंड द रूम, फाइल मीन्स टू वॉक इन अ लाइन. अब वो कह रही है चलो अब तुम सब एक लाइन में जाओ और पूरे रूम को चुप करके देखो, और उसकी जो
एक्सक्विजिट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड ड्राइंग्स है, उन सबको अच्छे से देखो। मतलब ऑब्वियसली सबको देखना था कि अरे ऐसा क्या बना दिया जो उसने विनर उसको डिक्लेयर कर दिया। ऑब्वियसली जो विनर की जो चीज़ें होती हैं, जो उनकी पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, कोई भी चीज़ में वो विनर होता है। मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, तो आप सबको देखना होता है ना, अरे ऐसा क्या बनाया है जो ये विनर है। तो उस मैम ने कहा कि चलो अब लाइन बनाओ और पूरे तरफ देखो, चारों तरफ रूम में, कि उसने कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, ड्राइंग्स बनाई हैं। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in the mouth, and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, whispered Maddie. There was that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one, boy. And I thought I could draw. अब क्या हो गया कि जो बाकी सारे बच्चे थे, into applause means suddenly and spontaneously clapped hands. जो जब टीचर ने उनको बोला कि अब चलो तुम भी देख सकते हो ये 100 ड्रेसेस, तो वो सब भी खुशी से एकदम क्लैपिंग करने लग गए कि वाह अब हमें भी चांस मिलेगा ये सब देखने का। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. स्टैम्प ऑन द फ्लोर मीन्स स्ट्राइक फ्लोर विद फीट. और जो बॉयज़ थे, यूजुअली बॉयज़ को, आपके भी भाई होंगे, आप खुद होगा, आपको गर्ल्स की ड्रेसेस में या गर्ल्स की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, बट वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स थी कि बॉयज़ का भी मन कर गया कि उनको भी बस एक चांस मिले और वो देखें. स्टैम्प ऑन द फ्लोर मीन्स स्ट्राइक फ्लोर विद फीट. एकदम अपने बेंच से उठकर ज़मीन पे खड़े हो गए और देखना चाहते थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे वो. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल. मतलब उनका बस मन था कि वो विसिल करें, क्योंकि ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर थी कि उसको देख के क्लैपिंग करें, विसिल करें, कि मतलब इतने अच्छा कोई कैसे ड्रॉ कर सकता है, कि वैंडा इतनी अच्छी आर्टिस्ट है. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. यूजुअली वो बॉयज़ थे, वो ड्रेसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे, उनको मोटर बोट में इंटरेस्ट था, बट पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उनका भी मन करा कि वो देखें. लुक पेग, विस्पर्ड मैडी. और फिर मैडी ने कहा, देखो पेग, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. इज़न्ट इट ब्यूटिफुल. और उसने कहा, देखो ये वही ब्लू वाली है जो उसने हमें बताया था. क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. And here is that green one, boy. And I thought I could draw. मतलब हमने पहले पढ़ा था कि बस उसने अपनी दो ड्रेसेस के बारे में बताया था, जो ब्लू कलर की थी और एक ग्रीन कलर की थी जिस पे रेड साश था, जिस पे सब लड़कियों ने बोला था कि तुम क्रिसमस ट्री लग रही होगी. तो वही फिर पेगी ने कहा, हाँ ये तो बहुत सुंदर है, और वो देखो वो ग्रीन वाली भी है. और फिर मतलब पेगी ने बोला, बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और वो मतलब खुद उसको रियलाइज़ हो रहा था कि वैंडा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसने बहुत सुंदर काम किया है, उसने बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाई. और उसने कहा, अरे मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ अच्छी पेंटिंग्स बनाती हूँ, अच्छी ड्राइंग्स बनाती हूँ, पर वैंडा ने तो मुझसे भी सुंदर बनाए. ये पेगी ने खुद एडमिट कर लिया था कि हाँ इसकी ड्राइंग्स मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, इसने मेरे से अच्छा काम किया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अभी आपको भी समझ नहीं आया अगर एंडिंग तो बता दो, वो क्यों स्कूल नहीं आ रही थी, वो कहाँ एकदम गायब हो गई, उसने वो 100 ड्रेसेस क्या अपनी ही बनाई थी. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में, मेरे भी मन में है. तो बाकी सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. नाउ question 1. How is Wanda seen as different by the other girls? How they treat her? The answer is Wanda was a Polish girl who had settled with her parents in America. She lived in Bogans Heights where there were no proper roads. She came to school from a far off place and wore the same faded blue dress every day, and her feet were always covered with mud.
Her classmates often made fun of her name as it was difficult to pronounce and different from other American names. Her appearance was not also proper, owing to which her classmates made fun of her and teased her after the school hours, being repeatedly teased for her attire broke the limits of her endurance, and she claimed to have had 100 dresses and 60 pair of shoes in her closet. Question number 2. How does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? Wanda was a shy and quiet girl who used to feel embarrassed about her appearance but always remained silent in class. She never talked to anyone and sat in the corner of the room with rough boys so that nobody would notice her. She was always snickered at by other girls but never complained about it. To avoid their constant taunts and humiliation, Vanda claimed that she had 100 dresses and 60 pair of shoes in her closet. Later on, she drew sketches of all the 100 dresses on paper for the drawing competition and won the first prize among girls for her talent. Question number 3. Why does Maddie stand by and not do anything? How is she different from Peggy? Was Peggy's friendship important to Maddie? Why? Which lines in text tell us this? Peggy was the most popular girl in the school and she was Maddie's best friend. Although Maddie was poor, Peggy never teased her as she did with Vanda because Peggy believed that Vanda was being taunted for her claim of having 100 dresses. Maddie was afraid of losing Peggy's friendship, hence, she always supported her. She did not dare annoy Peggy and always preferred to remain silent while the latter teased Vanda. The line, Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, illustrates that Maddie always stood by Peggy. Question 4. Why does Miss Mason think of Vanda's drawings? What do the children think of them? How do you know? Miss Mason was very impressed with Vanda's drawing. She felt that each dress was drawn beautifully and was worthy to win the contest individually. The children were also impressed by Vanda's drawing skills as they all applauded her, and the boys who didn't understand much about dresses also whistled in appreciation when she won the dresses contest among the girls. Now, thinking about the language, question 1. Look at these sentences. A. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most clumping of the feet. B. The time when they thought would Vanda was outside the school hours. Combine the following to make sentences like those above. जैसे ये sentences को उन्होंने combine करा हुआ है ऐसे ही नीचे sentences दिए हुए हैं 6. This is thinking about the language. You have to combine the sentences. First is, this is the bus. It goes to Agra. So the answer is, this is the bus that goes to Agra. Second, I would like to buy आंसर वो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है द आंसर इज आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट दैट इज इन द शॉप विंडो. थर्ड आंसर इज you must break your fast at a particular time when you see the moon in the sky. Fourth, find a word that begins with letter Z. Fifth, now find a person whose name begins with the letter Z. Sixth, then go to a
place where there were no people whose name begins with letter Z. आपको ऊपर sentences दिए हुए थे, मैंने आपको answers बता दिए. Question 2, narrative voice. आपको इसमें भी 2 दिए हुए हैं. नरेटिव वॉइस क्या होता है? दिस स्टोरी इज इन द थर्ड पर्सन. आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी, थर्ड पर्सन से डोनेट किया हुआ है कि शी वॉज सेइंग दिस, शी वॉज डूइंग दैट, ऐसे करके. नरेटिव वॉइस में यही होता है. दैट इज द नरेटर इज नॉट द पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी. ऑब्वियसली जो नरेटर होता है वो पार्टिसिपेंट नहीं होता. ऑब्वियसली जो आपने देखा हुआ है, इसका ऑथर कोई और है और इसमें करेक्टर्स कोई और हैं. But the narrator often seems to tell the story from the point of view of one of the characters in the story. But ये हो सकता है कि नरेटर जो करेक्टर है उसके हिसाब से स्टोरी बताए, वो कभी भी अपने हिसाब से नहीं बताएगा या खुद को उस स्टोरी में रख के नहीं बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द italicized words in the sentences. Thank goodness she did not live up on Boggin's height or have the funny name. ठीक है, तो अब ये आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ था. अब आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ, आपको उनको सही करना है नरेटिव वॉइस में. फर्स्ट इज, बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन front with other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. अब आपको इसको इटैलिसाइज्ड वर्ड्स में करना है, तो आप कैसे करोगे? आंसर इज, द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेगी एंड मैडी. अब इसमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है हमें? बस इसमें ये बताना है कौन ये कह रहा है किसको. तो पेगी एंड मैडी. द आंसर इज एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेगी एंड मैडी. सेकेंड, Wanda Petronsky, most of the children in the room 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith, Allen. Answer is, the italicized words in the given sentences express the point of view of the narrator about the names of the other children in Wanda's class. Second activity you have to done by yourself. Now question number 2. Look at this sentence. The italicized word express an opinion or point of view. So इसमें भी आपको सेम करना है, बट अब इसमें आपको एडवर्ब्स यूज करना है, लाइक अपेरेंटली, एविडेंटली, सरप्राइजिंगली, पॉसिबली, होपफुली. जितने भी एडवर्ब्स हैं, अब आपको जो सूटेबल लगेगा इन सेंटेंसेस में वो आपको यूज़ करना है. यू मे यूज़ अ वर्ड मोर देन वंस. आप एक वर्ड को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट इज, सरप्राइजिंगली ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. सेकेंड इज, होपफुली it will not rain on the day of the match. Third is, possibly he had been stealing money from his employer. Fourth is, television is evidently to blame for the increase in violence in society. Fifth is, the children will hopefully learn from their mistakes. Sixth is, I can't possibly lend you that much money. Seventh is, the thief had apparently been watching the houses for many days. Eighth is, the thief luckily escaped by bribing the jailer. Ninth is, surprisingly no one had suggested this before. 10th and the last one is, the water was incredibly hot. Now मेरे से मिस हो गया ओरल जो आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक था पेज 70 का. मैंने सीधा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से स्टार्ट कर दिया था. जो 4 क्वेश्चंस थे, वी हैव लेफ्ट द oral comprehension check of page 70. So let's start with that first question. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? She was afraid of. Maddie didn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was her best friend and the most popular girl
Maddie thought Peggy was a nice girl, but she treated Vanda differently. Otherwise, she had a helpful nature. Although she wanted Peggy to stop teasing Vanda, she didn't ask her to do so, as she feared that if she objected, she would be Peggy's next target of mockery. Question 2. Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? Paddy, oh sorry, Maddie always had a strong belief that Peggy would win the drawing contest, as she was good at drawing and was loved by everyone in school. She was well known and had made a good impression on her teachers and classmates. She was so good at drawing that she could copy a picture in a magazine or draw any celebrity's face easily. Considering all this, Maddie felt that Peggy definitely had a good chance of winning the competition among the girls. Question 3. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? Among the boys, Jack Biggles won the contest for his design for an outboard motor that was on exhibition in room 12. Among the girls, Vanda Petronsky won the drawing contest by drawing 100 sketches of beautiful dresses, which were all very colorful and beautiful. Miss Masson mentioned that each of the paintings was capable of winning the contest individually. Vanda had drawn all the 100 dresses she claimed to have had. When asked by her classmates, everybody was awestruck and impressed at her talent and applauded her. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है. ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट स्टोरी कंप्लीट होगी. जो आपको इसका मॉरल है, जो इसका एंडिंग है, वो आपको 6th चैप्टर में पता लगेगी. सो बीच में मुझसे ओरल कॉम्पिटिशन में कॉम्प्रीहेंशन चेक मिस हो गया था, वो मैंने अब करा दिया. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. प्लीज़ रीड द क्वेश्चन आंसर्स अगेन एंड प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर. Thank you very much. Take care, everyone. We'll meet in the next chapter.